ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। हमारा ये एक ऐसा अनोखा शो जिसमें हम सिविलियंस और जो हमारे फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, उनको जोड़ने का एक माध्यम बनता है। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं हर बार इस प्रोग्राम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और नरेंद्र जी, क्या है जरिया हमारे दोस्तों का इस प्रोग्राम में जुड़ने का, जल्दी से बता दीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जो खत हैं, जो लेटर्स हैं, हमको लिखते ही हैं। पता बेहद आसान सा है, संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 7171, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली। इसके अलावा ईमेल आईडी है, बहुत ही आसान सा है, संदेश टू soldiers@air.org.in। जी हाँ, और बहुत आसान सी बातें ये बता रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंस्टेंटली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं। और वादा है ये मेरा और नरेंद्र का कि आपके जो एसएमएस है इस प्रोग्राम में जरूर शामिल किए जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप RAIN रेन स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस देके अपना नाम लिखिए, जिस जगह से एसएमएस भेज रहे हैं वो मेंशन कीजिए और भेजिए 56060 पर। एक बात बहुत ही जरूरी है बताने वाली, वो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप हमारे शो को सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in पर। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी हमारा शो सुनते हैं। साथ ही साथ एक बात बहुत जरूरी और भी है बताने वाली, यानी देखिए कितनी सारी जरूरी बातें बता दो जल्दी जल्दी। नहीं, वो बात ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे सैनिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर, तो वो हमें जरूर लिखिएगा। जब आप लिखेंगे तो उसके साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी बात को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम।
होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। दुनिया वाहगी देख मैं आई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के शर्मा जी। और दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज जो बातचीत होने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात होती है, एडवेंचर इज द सेकंड नेम ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वेलकम टू द स्टूडियो सर। और आपको देख के आई कैन नॉट इमेजिन कि आप इतनी एडवेंचरस एक फोर्स जो है आप उसको लीड कर रहे हैं। आप इतने काम हैं, इतने कंपोज्ड हैं, लेकिन जितने सवाल इस वक्त हमारे श्रोताओं में जो उमड़ रहे होंगे ना, वो सारे मैं वॉली की तरह आप पे फेंकने वाली हूँ। जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो इसका इंसेप्शन जो हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ, ये हुआ भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था उसके बाद। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि इसका जो रोल है वो केवल युद्ध जो है उसके टाइम तक सीमित नहीं है। तो और क्या क्या करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? जैसा आपने कहा कि 1965 की पाकिस्तान वॉर के बाद में एक जरूरत महसूस हुई कि एक प्रोफेशनल फोर्स बॉर्डर गार्डिंग के लिए बनाई जाए, और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारे दोनों पीस टाइम एंड वॉर टाइम रोल्स हैं। पीस टाइम रोल में सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉर्डर पॉपुलेशन में एक कॉन्फिडेंस पैदा करें दैट दे आर सेफ एंड उनके इंटरेस्ट आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। Secondly, we have to ensure the sanctity of the border. Okay. There should not be any entry and exit. into हमारी the country. परमिशन के बिना जी हाँ। जो आए हमसे पूछ के आए। Correct. There should not be any smuggling. There should not be any criminal activity on the border. जी. These are basically the peacetime roles of the border security force. And since we are there on the border, then we also assist the civil administration. जब कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है या कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो वी कम टू द रेस्क्यू ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्प देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस वी आर देयर ऑन द बॉर्डर, और वो ऐसी जगह हैं जो बहुत इनएक्सेसिबल हैं कई बार, तो लोकल पॉपुलेशन को समय समय पे मेडिकल हेल्प देना, वहाँ के स्कूल के बच्चों के साथ में मिलजुल के रहना, उन्हें स्पोर्टिंग इक्विपमेंट देना, उनको कई बार कंप्यूटर्स देना, ताकि हमारा लोकल पॉपुलेशन के साथ एक अच्छा संबंध बना रहे और किसी भी तरह की कोई सूचना अगर है तो वो हमें दे सकें और हम उनके साथ जुड़े रहें। राइट जी। अच्छा सर, जब आप ये सारी बातें बोल रहे हैं ना, तो एक मूवी की तरह मेरे सामने एक रील चल रही है, राइट? तेज धूप है, तपती रेत है और लू चल रही है, और वो जो लू है वो सारी रेत को आप पर फेंक रही है। और ऐसे में हमारा जो एक ऑर्डिनरी इंसान है मेरे जैसा और नरेंद्र जैसा, वो ये करेगा कि वो भागेगा, फटाफट सनस्क्रीन उठाएगा, लगाएगा, चश्मा लगाएगा और कुछ इस तरीके की योजना बनाएगा कि कहीं एसी मिल जाए। लेकिन ऐसे में हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पर्सनल है उसका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है।
वो मुस्तैदी से अपने फोर्स के साथ मूव कर रहा है, कामली अपने बॉर्डर्स को गार्ड कर रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस हमारे ये जो जवान हैं बीएसएफ के वो फेस करते हैं? अनूप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान बॉर्डर से शुरू करते हैं। नॉर्थ में कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां हैं जहां हम डिप्लॉयड हैं जी, जहां -25 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। मेरी कुछ ऐसी फॉरवर्ड डिफेंस लोकेलिटीज हैं जिनको हम 6 महीने तक एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ओह माय गॉड। वो इतनी ज्यादा बर्फ से घिर जाती हैं जी, जी। कि हमें उनके लिए एनुअल विंटर स्टॉकिंग करनी पड़ती है। जो हमारे जवान हैं वो अपना खाना टिन के रूप में पहले से स्टोर रखते हैं और उस क्योंकि खाने के ताजा द्वारा खाना पहुंचा ही नहीं वहाँ पाएंगे पहुंच उन नहीं तक। पाता है। जी जी। और कोई इमरजेंसी होती है तो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए ही वहां से इवैक्यूएट किया जाता है जब मौसम ठीक होता है। नहीं तो कई बार मौसम खराब होने वो भी इसके अलावा कई एफडीएस ऐसी हैं जहां हेलीपैड नहीं है, तो पास वाली चौकी जहां हेलीपैड है वहां तक उसको कैरी करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग जी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर अगर हम जम्मू के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ भी कुछ हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारी चौकियां हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे प्लेन शुरू होते हैं तो वहाँ रिवराइन बॉर्डर्स हैं, छोटी नदियां हैं, नाले हैं, जिनकी वजह से बॉर्डर में काफी गैप्स रहते हैं। और बरसात के वक्त में कई बार फ्लड्स आते हैं और हमारी जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको काफी नुकसान होता है। जो हमारी बॉर्डर की फेंसिंग है वो तक पानी में बह जाती है। जी। पंजाब में भी कुछ इसी तरह की फिजिकल टेरेन है। फिर हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान जैसा आपने बताया रेगिस्तान है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। लगभग 50-52 डिग्री तक गर्मियों में वहाँ टेम्परेचर चला हो जाता है। जी जी। और जहाँ आम आदमी को सरवाइव करना मुश्किल होता है उस जगह पे मुस्तैदी से बीएसएफ के जवान ड्यूटी देते हैं। जी। आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा कि हमारे कैमल राजस्थान में और गुजरात में हम पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। जी। और अभी हाल ही में हमने सैंड स्कूटर्स यूएसए से इंपोर्ट किए हैं। सैंड स्कूटर्स? जी हाँ। वाओ। क्योंकि अब आने वाले समय में मॉडर्नाइज करने की जब बात चल रही है तो हमने उनको ट्राई किया और हमने पाया कि ये काफी इफेक्टिव है। तो यहाँ जो एक हमारे ये दोस्त बैठे हैं नरेंद्र, ये इसकी राइड लेने के लिए पहले से आपसे प्लान बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप ने। सर, क्या मैं भी कभी ये स्कूटर राइड ले सकता हूँ क्या? आपका स्वागत है, आप जब कभी वहाँ। सर, मैंने गुजरात की कुछ इमेजेस देखी थी वहाँ पर बीएसएफ की, और वहाँ पर मैंने देखा था कि आपके पास कुछ अलग तरह के व्हीकल्स वहाँ पर हैं। उसके बारे में कुछ बताइए सर। इस गुजरात में मार्शी लैंड है जहाँ दलदल का इलाका हम कह सकते हैं। जी। उस जगह पे हम ऑल टेरेन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी व्हीकल जो जमीन पे भी चल सकती है, दलदल में भी चल सकती है। ओके। सर, यहाँ पर मैंने सुना है कि जब आप इस एरिया की बात कर रहे हैं कि दिन में ऐसा होता है कि हाई टाइड है, या दिन का एक समय ऐसा प्रहर ऐसा होता है कि हाई टाइड है, सब कुछ डूब जाता है, और दूसरा एक टाइम है कि पानी तो रिसीड कर जाता है, चला जाता है, लेकिन फिर निकलते हैं सांप और स्कॉर्पियंस, राइट? ऐसे में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस जगहों पर स्पेशल एंकल हाई बूट्स पहनते हैं। ओके। और मेडिकेशन में भी जो हमारे पैरामेडिक्स हैं वो अपने साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंटी वेनम ड्रग्स अपने साथ रखते हैं, और इस तरह की घटना होने पर तुरंत उपचार किया जाता है। राइट। जी। अच्छा सर, आपसे एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि हमने एक जगह सुनी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका एक ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है, अगर आप उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते होंगे। पार्टिसिपेट करते हैं तो जीत कर भी आते होंगे, और आपकी स्माइल जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, मुझे समझ आ रहा है कि बीएसएफ ने बहुत सारे जो मेडल्स वगैरह है वो जीते हैं। आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो हम एडवेंचर ट्रेनिंग स्कूल देहरादून में रन करते हैं जी, जिसमें माउंटेनियरिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, क्योंकि वहाँ पे नदियां ऊपर से बहुत उफान नीचे वाली की तरफ तेजी से आती हैं। जी। और तीसरा हम ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग की भी वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटीफुल। और इस तरह के कॉम्पिटिशंस समय समय पे आर्मी कंडक्ट करती है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हम हमेशा पोडियम फिनिश करते हैं। वी आर देयर इन दी फर्स्ट 3 पोजीशंस। यू आर ऑलवेज ऑन द पोडियम। वाह 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 वाह। ¿Quién eres tú?
¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता अब है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या? आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ. अनूप, हमारा देश जो है उसकी वीरों की जो गाथाएं हैं वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है. शत्रु का मुकाबला करने के लिए असाधारण वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए हाल ही में देश के वीरों को सम्मानित किया गया है. जी हाँ नरेंद्र, और गोरखा राइफल्स के हवलदार प्रेम बहादुर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. जेएनके में इन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया. पैराशूट रेजिमेंट के मेजर रोहित सूरी को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. ये उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जेएनके में आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था. पैराशूट रेजिमेंट के ही हवलदार बी सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. ये गोलियों से घायल होने के बावजूद उग्रवादियों से मुकाबला करते रहे और उन्हें अल्टीमेटली मार गिराया. राष्ट्रीय राइफल्स के ही कैप्टन गौरव जाधव हैं जिन्होंने अपने 10 अन्य साथियों के साथ घुसपैठ की एक जो कोशिश हो रही थी उसको नाकाम किया और उनके एक साथी को मार गिराया. निश्चित मृत्यु के सामने भी कैप्टन गौरव ने अपने कर्तव्य का साहस के साथ पालन किया और उनके ग्रुप में कोई हताहत नहीं हुआ. राष्ट्रीय राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देव सिंह को शौर्य चक्र से नवाजा गया. अपने 2 अभियानों में इन्होंने 2 खूंखार आतंकवादियों का सफाया किया. भारी गोलाबारी के बावजूद अपने घायल साथी को आपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. राष्ट्रीय राइफल्स के एक और वीर हैं सिपाही हरि क्षेत्री, जिनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. इन्होंने अकेले ही आतंकवादी का सामना किया और आखिर में 3 फीट के फासले से ही उसको मार गिराया. कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया. इन्होंने पठानकोट में तलाशी के दौरान आतंकवादियों से मुकाबला किया और तब तक उन्हें रोके रखा जब तक सैन्य टुकड़ी वहां पहुंच न गई. इनकी वीरता के कारण ही आतंकवादी एयर स्टेशन के टेक्निकल एरिया तक पहुंच नहीं पाए. राष्ट्रीय राइफल्स के एक और वीर हैं शिंदे शंकर चंद्रभान, जिनको कि मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. इन्होंने तलाशी अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और बाकियों को रोके रखा और खुद गोलियों से घायल हो गए, लेकिन अंतिम सांस तक लड़ते रहे. पैराशूट रेजिमेंट के कैप्टन तुषार महाजन को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. अपने साथी को जोखिम से बचाने के लिए आतंकवादियों से ये लड़ते रहे. बुरी तरह से लहूलुहान होने पर भी वह लड़ते रहे. ऐसा अतुलनीय साहस दिखाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए. ऐसी ही एक शौर्य गाथा है बीएसएफ के कमांडेंट डॉक्टर वीपी पुरोहित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था. संदेश टू सोल्जर्स में आज उस वीर की गाथा.
कमांडेंट डॉक्टर वीपी पुरोहित, बीएसएफ का एक जांबाज योद्धा, देश का एक वीर सिपाही, भारत की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला एक सच्चा सपूत। अपनी नौकरी के दौरान जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में वीपी पुरोहित की पोस्टिंग हुई, वहां से आतंकवादियों का सफाया उनका सबसे पहला काम होता था। वीरता और नेतृत्व की कई कहानियां लिख चुके थे वो। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत, एक हमारा देश, एक हमारा वेश, एक हमारी कौम, हम नहीं किसी से भयभीत। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां कमांडेंट वीपी पुरोहित सिर्फ गाते नहीं, जीते भी थे। उनके साथी अपने कमांडेंट को याद करते हुए कहते हैं, एक बड़ा अच्छा ह्यूमैनिटेरियन एक नेचर था, जिसके कारण कि काफी लोग इनके पास आते थे, इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे और बड़ी सटीक इन्फॉर्मेशन होती थी। और उसके कारण हम लोगों ने इनके अंडर कमांड में बहुत बढ़िया तरीके के ऑपरेशंस करे, जिसमें कि हमारी बटालियन को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली। हर काम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते थे और किसी भी पार्टी में हम जब भी किसी कोऑर्डिनेशन सर्च या ऑपरेशन में जाते थे तो सबसे आगे अपनी टीम में, जो हमारी प्लाटून में सबसे आगे वो साहब नेतृत्व करते थे। 2 अगस्त 2002, बडगाम, जम्मू कश्मीर। देश विरोधी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ आम बात थी। उस सुबह भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। कमांडेंट वीपी पुरोहित 2 आतंकवादियों को मारकर लौटे थे। प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तभी खबर मिली, कुछ आतंकवादी मालपुरा गांव में छिपे हुए हैं, खबर पक्की है। वीपी पुरोहित उस जगह पहुंच गए। मकान को घेर लिया गया। कमांडेंट पुरोहित की एक आदत थी, हर ऑपरेशन में वो हमेशा सबसे आगे रहते थे। उस दिन भी उन्होंने यही किया। वो मकान की तरफ आगे बढ़े। कवर फायर दे रहे थे हेड कांस्टेबल के हुडा, पहला निशाना, और एक आतंकवादी ढेर। दूसरा आतंकवादी हेड कांस्टेबल के हुडा का निशाना बना। मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान कमांडेंट वीपी पुरोहित को गोली भी लग गई, पर अपने जान की परवाह किए बगैर वो आतंकवादियों से भिड़ गए। एक आतंकवादी के राइफल की बैरल को हाथों से दबोच लिया और उसे मार गिराया। उनके डर से आतंकवादी भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद खाने पर इंतजार करते उनकी पत्नी निर्मला पुरोहित के पास खबर पहुंची। कभी एक लेडीज आ रही, कभी दूसरी लेडीज आ रही, तो मेरे मन में एक बार भी ये शक हुआ कि ये लेडीज क्यों मेरे पास आ रही है। एक बार भी मेरे को नहीं लगा कि कुछ हो गया है या कुछ, एक बार भी नहीं आया। तो मैं जितनी बार दरवाजा खोलने जा रही हूँ उतनी बार मेरे को लगा कि आज ये आएंगे तो मैं इनको बोलूंगी कि आप जल्दी आ जाया करो। आज एक लेडीज मेरे पास आ रही थी तो मेरा मन अंदर से डर रहा था कि ये लेडीज मेरे पास क्यों आ रही है। लास्ट में 2 लेडीज आई हमारे बैच की, एक मिसेज जोशी और एक मिसेज दुबे आई। दोनों रोते रोती हुई आए। तो कह रहे क्यों तुम लोग रोते रोते आए, क्या हो गया क्या हो गया। वो जैसे वो होता, मेरे हाथ पांव छोड़ दिए। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अनेक मौकों पर असाधारण वीरता की मिसाल कायम करने वाले, अनेक मेडल पाने वाले 171वीं बटालियन के कमांडेंट डॉक्टर वीपी पुरोहित देश के लिए बलिदान की अपनी कहानी लिख गए। देश के लिए जीने और देश के लिए मरने वाले बीएसएफ के इस शूरवीर को देश का सलाम। ये है संदेश टू सोल्जर्स। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के शर्मा। सर, मैं एक चीज यहाँ पर सोच रही थी कि जब आपके ट्रूप्स का इतना मोराल हाई होता है
जब वो इतना अपनी फोर्स के लिए करने को तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने उनका बहुत ध्यान रखा है, आपने उनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि हमारे ये जो ट्रूप्स हैं, हमारे ये जो जवान हैं, ये एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं कि वो अपने देश के लिए जी जान लगा देते हैं। आपने बिल्कुल ये मेरे दिल को छूने वाली बात कही। वेलफेयर एक्टिविटी पे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत विशेष ध्यान देता हूँ जी। सबसे पहले पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ वेलफेयर का एक पॉइंट है। हमने अपने यहाँ दिव्यांग जन जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए एक विशेष प्रयास किया और एक दिव्यांग स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की है। ओके, ये वो लोग हैं जो सर्विस के दौरान डिसेबल हुए हैं? जी हाँ, जिन्होंने अपना कोई लिम्ब खोया है या आंखों से डिसेबल हुए हैं जी। इन लोगों को हम काउंसलिंग करते हैं, उनको किसी खेल में ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनमें मोरल अप रहे, और तीसरा उनमें कोई स्पेशल स्किल डेवलप करते हैं जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, इनकी रिपेयर्स, इससे रिलेटेड जैसे ड्राफ्ट्समैन का काम सिखाते हैं। जी, तो जी। बहुत सारे लोग जो फोर्सेज में हैं, ये हमने बीएसएफ के लिए नहीं पूरे सीएपीएफ के लिए ये दिव्यांग स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। क्या बात है। तो फिजिकली आप उनको एक ट्रेड सिखाते हैं जी, और मन के लिए आप उनको स्पोर्ट्स कराते हैं। ब्यूटीफुल। उनमें से अभी हाल ही में ये शुरू किया था हमने 2016 में ही। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद हमारे कुछ जवान साथी एशियन पैरा साइकिलिंग कंपटीशन में अपीयर हुए और पहले ही अटेम्प्ट में एक ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लेकर के आए, जो कि एक बहुत उनका मनोबल इससे बढ़ा। और अब पूरी जो डिसेबल्ड ग्रुप है उन सब में है कि हम भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हम भी इसी और हम किसी से कम नहीं है। जी हाँ जी। देखिए वही है, काउंसलिंग में सबसे पहली बात हम उनको यही समझाते हैं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके साथ ये घटना हो गई, कोई बात नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है और अगर आप हिम्मत करेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। तो हमने जैसे दिव्यांग जन की एक मनाली से लेकर के खारदुंगला 580 किलोमीटर की हिमालयन फुट हिल्स में साइकिलिंग एक्सपीडिशन कराया। हिल्स में जी। तो जो 580 किलोमीटर एक साधारण आदमी के लिए साइकिलिंग करना मुश्किल चैलेंज है, उसमें उन्होंने लगभग 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दे कंप्लीटेड इट और कंप्लीशन के बाद जब वो दिल्ली आए तो उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता था। उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद तो मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, जाहिर है जी। आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। एब्सोल्युटली। तो हमारा ये प्रयास काफी सक्सेसफुल है। वेलफेयर में देखिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपको जैसे मैं बताना चाहूंगा कि बीएसएफ के जवान महीनों अपने घर से दूर रहते हैं जी। साल में 3 बार हम उनको छुट्टी दे पाते हैं केवल। ऐसे में जो नई शादीशुदा लोग हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो हमने एक प्रयास किया कि उनको अतिथि गृह हम बटालियन सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में बना के दें। ओके। तो जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स थे उनको पूल करके हमने अतिथि गृह बनाए, एक हॉलिडे होम टाइप आपने क्रिएट किया ताकि वो अपने फैमिली को ला सकें और उनके साथ कुछ समय बिता सकें। व्हाट अ थॉट जी। इसके अलावा हमने सरकार से भी इसमें रिक्वेस्ट की एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द गवर्नमेंट हैज एग्रीड। उन्होंने हर बटालियन हेडक्वार्टर पे 15 कमरे का एक अतिथि गृह बनाने की हमें सैंक्शन दी है और 186 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए हैं। ग्रेट। पर ये बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही हमने अपने क्वार्टर्स को पूल करके एक अतिथि गृह क्रिएट कर लिया जी। इसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली लगी कि हम अपने जवानों को तो अब नहीं पढ़ा सकते, लेकिन इनके आने वाली जो जनरेशन है उसको हम पढ़ाएं। तो अपने प्रयासों से हमने एक ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम है उससे बात की और उन्होंने बड़े ग्रेशियसली फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मदद करने की बात की। prepmantra.com है। prepmantra.com जी। ओके। तो वो BSF www.bsfprepmantra.com एक पोर्टल बन गया जिसमें BSF का कोई भी जवान या अधिकारी अपने को रजिस्टर करता है और उसमें 6ठी क्लास से बाद के बच्चों की सब सब्जेक्ट्स में कोचिंग, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ वेरियस काइंड, रेलवेज, पुलिस फोर्स, उसके लिए कोचिंग दी जाती है। उनकी कोचिंग अप टू सिविल सर्विसेज उसकी फ्री कोचिंग है। तो जहां पहले 15 से 20 हजार रुपए इन चीजों के लिए खर्चने पड़ते थे वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर की कन्वीनियंस पे। जी। सिर्फ उनको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें इंटरनेट अवेलेबल हो और वो अपना साइट पे जाके अपना पासवर्ड एंड आईडी क्रिएट करते हैं एंड
दे स्टार्ट टेकिंग। मानना पड़ेगा, ना सिर्फ आप प्रेजेंट जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं बल्कि जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन है आप उसका भी ध्यान रख रहे हैं। देखिए, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी व्यक्ति की जिंदगी में, वो होती है उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जी। उसको देखते हुए हमने एक पहल शुरू की कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाएं जी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली सुनने में लगता है कि साहब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें सिखाते हैं कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए, हर महीने कम से कम 10% अपनी तनख्वाह का बचाइए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए ताकि आपको उसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। और तीसरा हम उनको बताते हैं आप इंडेक्स फंड्स में, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड एक है जी जी, उसमें आप इन्वेस्ट स्टॉक करिए मार्केट में। स्टॉक मार्केट जी। अब लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, पर मैं आपको 1 मिनट में कोशिश करूंगा समझाने जी, की जी। कि जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है। ओके। और आप ये मानेंगे कि 50 की 50 कंपनी एक साथ डूबने वाली नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे बड़ी भी हैं जो हमारी मेजर कंपनीज कंपनी हैं। जी। जैसे ही आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली 50 कंपनियों में शेयर खरीद रहे हैं। आपका पैसा उन 50 पे लग जाता जी है। अगर उनमें से कोई 1-2 ठीक नहीं करेगी तो वो उस 50 के ग्रुप में से बाहर हो जाएगी और जो कोई अच्छा कर रहा है वो उस जगह आ जाएगा। पर आप हमेशा जो सबसे बढ़िया 50 हैं आपका पैसा उन्हीं में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा। सो फाइनेंशियल लिटरेसी कि आप आपकी जो सैलरी आ रही है, जो आपकी बचत आप कर रहे हैं, वो कैसे की जाए, ना सिर्फ इसलिए कि कल के लिए पैसा बचे बल्कि ये पैसा जो है वो बढ़े भी। जी। आप ये मुझे कब मानेंगे, बुला रहे हैं इस देखिए लेक्चर के लिए? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको 1 मिनट जी, और देखिए जी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत तेजी से विकास कर रही है। जी। तो इस वक्त जो कोई भी व्यक्ति इस ग्रोइंग इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा वो इसके साथ साथ ग्रो करेगा और सारे फायदे लेगा। तो इस बात को मानते हुए हम अपने जवानों को शिक्षा देते हैं कि आप निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाइए, किसी और जगह रिस्क ज्यादा हो सकता है, इसमें रिस्क सबसे कम है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिल करके आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। और इसमें हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हमसे एसोसिएट किया है और फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने में वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज जिंदगी में आती है वो है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2-3 चीजें हमने शुरू की हैं। नंबर 1, पीटी के 45 मिनट के पीरियड की जगह हमने योग की शिक्षा शुरू की है ताकि आदमी को होलिस्टिक स्वास्थ्य मिले। योग मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पद्धति है, ऐसा सिस्टम है जो पूरे शरीर को व्यायाम देता है और आंतरिक जितने भी हमारे क्रूशल ऑर्गन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज जितनी अच्छे तरीके से योग में होती है वो किसी और सिस्टम में नहीं हो पाती। जी, जी। तो योग सिखाने से हमारा ये मकसद है कि जो छोटी मोटी बीमारियां कुछ लोगों में आ जाती हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, कोई और बात होती है, वो सब चीजें योग के जरिए से दूर की जा सकती हैं। फिर हम इन्हें सिखलाई देते हैं कि भाई आप अपनी डाइट को बैलेंस बनाइए। इसी के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। देखिए 2 चीजें मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा। 2014 में हमारे यहाँ पे सुसाइड्स की संख्या 45 थी, जो कि हमारे प्रयासों से 2016 में 26 रह गई। तो ये इम्प्रूवमेंट है, पर हम इसे और भी कम करना चाहते हैं। तो हमने उनकी काउंसलिंग, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज, मेडिटेशन कोर्सेज ये जगह जगह पर चलाए। प्लस जो सुसाइड्स हुई हैं पिछले 5 सालों में उनको स्टडी करके एक नाटक के रूप में उन सभी कारणों को दिखाते हुए एक हमने छोटी फिल्म तैयार की 40 मिनट की। उसकी डीवीडी जब भी जवान जाता है तो हम उसको साथ देकर भेजते हैं छुट्टी पे। और अभी हाल ही में हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकियाट्रिस्ट हैं उनको अपने साथ जोड़ा है जो मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल्स की हमें सिखलाई दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को उसमें ट्रेन किया जा रहा है ताकि जिस वक्त हम एनुअल मेडिकल चेकअप करें तो उसी के साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ का भी चेकअप हो जाए। और जहां हम पाते हैं कि किसी व्यक्ति में किसी तरह की कमी है तो उसको यथासंभव मदद दी जा सके। संदेश टू सोल्जर। La la
La la la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? पियो बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना. Not bad. अब ये सुनो. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया. लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर. आँखों से सब कह दिया. पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना. पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना. एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ. दूर तेरे पीका घर है बलखा के जल्दी कहाँ. थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ से वहाँ. सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरी ही तरह पिया. इस समय हमारे साथ हैं सुदीप जी, जो कि कमांडेंट हैं बीएसएफ अटारी चेक पोस्ट पर, और यहाँ पर एक विशेष तौर पर रीट्रेनिंग सेरेमनी होती है रोजाना, उनकी देखरेख में ये की जाती है. तो सबसे पहले सुदीप जी थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड या हिस्ट्री के बारे में बताएं. ये के रस्म कैसे शुरू की गई? ये 15 अगस्त को जब इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, वाघा जो कि एक बड़ा छोटा सा विलेज था जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 1 किलोमीटर पाकिस्तान के साइड है. ये जो वाघा थी ये जगीर थी श्री श्याम सिंह अटारी की, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में एक जनरल थे पार्टीशन से पहले लाहौर में और अमृतसर में. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रेड हुआ करता था लाहौर और अमृतसर में, जो कि एक ट्रेड सेंटर हुआ करते थे. उस समय ये दोनों अनडिवाइडेड पंजाब के थे. जेसीपी अटारी और वाघा जो कि दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर से 1-1 किलोमीटर दोनों देशों में स्थित हैं, और ये नेशनल हाईवे जो नंबर 1 है जिसको हम शेषासुरीन मार्ग भी बोलते हैं, वो इस जेसीपी से ज्वाइंट चेक पोस्ट के बीच में से निकलती है. ये जो जेसीपी है इसको जो ज्वाइंट चेक पोस्ट बोलते हैं, ये बॉर्डर पिलर नंबर 102 जो कि आफ्टर पार्टीशन में स्थापित की गई है. पार्टीशन के बाद इंडियन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी सिक्योरिटी की, चेक पोस्ट की, और फ्लैग होस्टिंग वही किया करते थे. इसकी जो फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग जो सेरेमनी हुई थी उसको उन्होंने विटनेस किया था ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह चोपड़ा 11 अक्टूबर 1947 को. तो श्री नरेंद्र सिंह और चौधरी राम सिंह जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे और एसपी अमृतसर थे, जो कि बड़े क्लोजली इस प्रोजेक्ट के लिए एसोसिएटेड थे, जिन्होंने इसको जेसीपी को एस्टेब्लिश किया. मिड 50s के अंदर जेसीपी ये जो थी ये आर्मी से पंजाब पुलिस के पास आ गई, और फर्स्ट जो रिट्रीट सेरेमनी जो शुरू हुई वो 1952 में पुलिस द्वारा हुई. ये एक सेरेमोनियल परेड है. इसमें जो जवान है वो सेरेमोनियल ड्रेस पहन के परेड करते हैं, बड़े फक्र के साथ करते हैं, और ये पाकिस्तान और बीएसएफ के रेंजर्स के बीच में होती है. दोनों के ट्रूप्स कोऑर्डिनेटेड एक ड्रिल करते हैं, एक परेड करते हैं, ज्वाइंटली होती है. जब 1965 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ ने जब इसकी जेसीपी अटारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तब से ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये डेली, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, माइनस टेम्परेचर हो, ये बीएसएफ कर रही है. ये इसका एक बैकग्राउंड है. हम बात करते हैं उन सीमा सुरक्षा बल के नौजवानों से जो इस रीट्रीटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं. मैं सब इंस्पेक्टर संजय सोनी, जेसीपी अटारी से. यहाँ जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें हमारे जवान सबसे पहले तो
अपना गेटअप लेते हैं, ड्रेस लगाते हैं। ड्रेस लगाने के बाद फिर ये अपने आप को फिजिकली तैयार करते हैं। फिजिकली तैयारी में क्या होती है, ये थोड़ा रनिंग करते हैं, उसके बाद वार्म अप होने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे कि परेड में इतना जोश होता है कि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो कहीं भी चोट लगने का खतरा बरकरार रहता है। तो उन चोटों से बचने के लिए ये खुद को वार्म अप करते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने के लिए जैसे आपने देखा ही है कि इनका पैर जो है वो उठाकर सिर तक जाता है, तो उस स्ट्रेचिंग से इनकी चोटें बचती हैं। तो इस तरीके से खुद को तैयार करते हैं और बाकी का काम जो बचा खुचा काम है वो यहाँ मौजूद पब्लिक कर देती है कि उनके नारे और जो जोश भरी आवाजें लगाई जाती हैं उससे इनका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि ये परेड खुद ब खुद जोश में करते रहते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से आया हूँ। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हिंदुस्तान में यहाँ पे बैठ के हमको एक गर्व महसूस होता है। परेड बहुत अच्छी थी, हमारे जवानों में बहुत ही उत्साह था, इतना जोश है कि आगे वाला बोल ही नहीं सकता, इतना जोश है। मेरा नाम सुधा अग्रवाल है, बहुत ही अच्छा लगा। सब में देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए। मैं SM अग्रवाल, इट इज फॉर एक्सीलेंस। आज हमारी मम्मी का जन्मदिन है और उन्होंने कहा कि वो यही चीज देखना चाहते हैं अब जन्मदिन पर। मेरा नाम वीरेंद्र भसीन है जी। टीवी पे तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज सामने देख के तो हमारा लोगों का खून जो है जोश में आ जाता है। बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं यहाँ पे लोगों के लिए। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं नरेंद्र और अनूप के साथ, और नरेंद्र जी अब आप जरा जाग जाइए। कम बैक। देखिए यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने आपको अमृतसर में अटारी के दर्शन करा दिए। जी हमने कहा कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पहुंचे हैं, गए हैं, उनको तो वहाँ के बारे में पता है, बहुत सारी बातें पता है, तो क्यों ना हम इस तरह से सीधा अपने लिस्टर्स को वहाँ पर लेकर जाएं। बिल्कुल। और अटारी पहुंचाएं और अटारी के बारे में जान लें। वैसे बहुत ही मजेदार होती है परेड ना। जी हाँ। और दोस्तों मजेदार एक और चीज है, वो है आपके SMS, आपकी फीलिंग्स जो धड़ाधड़ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आती जा रही हैं। और इससे पहले कि नरेंद्र जी आपके पत्र उठाएं, जल्दी से हम आपके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। और ये मैसेज आया है दिल्ली से ईश्वर चंद्र प्रजापति का, जो कहते हैं कि वो नमन करते हैं हमारे शहीदों को जिन्होंने वतन के लिए अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दिया है। एक और मैसेज नासिक से मिलिंद मोरे का, जो कहते हैं वो भारत से बहुत 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 प्यार करते हैं और हमारे वीरों को सलाम करते हैं। ये हमारे एक और मित्र हैं संतोष कुमार, जो कि एक दिव्यांग है, और ये लिखते हैं सारण छपरा बिहार से। कहते हैं कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे राष्ट्र की संपत्ति की जो रक्षा कर रहे हैं आप लोग हैं, तो हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। और सहारनपुर से डॉक्टर पूनम मखीजा ने लिखा है कि मेरे देश के वीर जवानों, हम देशवासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी दिली दुआएं हमेशा हमेशा आप सबके साथ हैं, ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करे। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा SMS आया है। दोस्तों हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीरों के लिए क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये जरूर हमें बताएं। बिल्कुल उस बात का अनुसरण करते हुए हमारे पास जयपुर राजस्थान से मैसेज आया है तेज सिंह जी का, जो कहते हैं कि मैं और मेरे दोस्त RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से वीरांगनाओं को उनके राइट्स की जानकारी देते हुए उन्हें गवर्नमेंट से बेनिफिट्स दिलवाते हैं। क्या बात। बहुत बढ़िया। अमन श्रीवास्तव ने रांची से कहा है कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं और जो फोर्सेस के हमारे रिटायर्ड पर्सनल हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चों को ट्रेनिंग देने का मैं विचार कर रहा हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जब आप ये काम शुरू करें तो जरूर हमको बताइएगा। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती, जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की ढलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है
सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ है अनूप और हमारी बातचीत जारी है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के शर्मा जी से। अच्छा सर, यहाँ पे आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारा जो यूथ है इस वक्त आपको इस कार्यक्रम में सुन रहा है और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं, बीएसएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस यूनिफॉर्म में होना चाहते हैं। तो बीएसएफ क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है? जैसा आपको हमारा ध्येय वाक्य मालूम है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, और इसी के तहत यू विल गेट ए वेरी चैलेंजिंग एंड ए ब्यूटीफुल लाइफ जी, जिसमें देश की सेवा के साथ साथ आप समाज सेवा में भी जुड़े रहेंगे। हमने मेंशन करना चाहूंगा, ऑर्गन डोनेशन में बीएसएफ ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 20,000 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सारे ऑर्गन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई एंटायर फैमिली, हमने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए हुए। इसी तरह से हम 2015 में हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 5 लाख से ज्यादा पौधे एक ही दिन में 1 घंटे में वृक्षारोपण करके। तो वी कीप ऑन डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज जिसमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो झलकती जा सके। जी। अच्छा सर, यहाँ पर हमारी जब बीएसएफ की हम फोर्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस फोर्स का हिस्सा बन रही हैं। तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं या कुछ ऐसा बीएसएफ करता है जो इन महिलाओं की जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अनूप जी। अभी हमारे यहाँ लगभग 5,500 महिला प्रहरी हैं जो काम कर रही हैं जी। जो प्रतिशत के रूप में देखें तो लगभग 2% इनकी टोटल फोर्स में संख्या है। ये इनके लिए विशेष रूप से हमने जितनी भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ अलग से बैरेक्स, इनके लिए अलग से टॉयलेट्स, और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी वर्क फोर्स को हम जेंडर इश्यूज पे सेंसिटाइज करते हैं जी। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जो हमारी महिला प्रहरी हैं वो बिल्कुल जवानों की तरह से, बिल्कुल आदमियों की तरह से बराबर की ड्यूटी देती हैं और किसी भी चीज में उनसे कम नहीं है जी। अच्छा सर, यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड की याद आती है और हमें याद है कि जब हम छुटपन में टीवी के सामने बैठते थे और रिपब्लिक डे परेड होती थी तो 2 चीजों का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। एक तो वो कैमल्स पर अपनी रॉयल यूनिफॉर्म पहने हुए हमारे जो बीएसएफ के जवान वो बैंड को प्ले कर रहे हैं, और दूसरे वो डेयर डेविल्स, वो जांबाज जो कि मोटर बाइक्स पे आते हैं और आई थिंक इनके जो स्टंट्स वो करते हैं उनको बॉलीवुड ने बहुत कॉपी किया है राइट? उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया अनूप जी। देखिए, बीएसएफ इज द ओनली फोर्स इन द वर्ल्ड टू हैव ए कैमल बैंड कंटिजेंट। कैमल कंटिजेंट तो बहुत लोगों के पास है, बहुत फोर्सेस में, लेकिन बैंड कंटिजेंट जो है वो आपको रिपब्लिक डे पे हमेशा देखने को मिलता है जी जी। इसके अतिरिक्त जो जाबाज टीम है वो अब हमारे पास में महिलाओं की भी जाबाज टीम हो गई। और मैं बताना चाहूंगा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने महिलाओं के द्वारा कनॉट प्लेस में वो जाबाज टीम का हमने एक प्रदर्शन किया जो कि चारों ओर उसको सराहाया गया। जी जी। और सर, ना सिर्फ कैमल्स की बात, यहाँ पर एक और आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट है ग्वालियर में जहाँ पर एक और जानवर है जिसको ट्रेन किया जाता है और उसको फिर बीएसएफ का हिस्सा बनाया जाता है। वो कौन सा है ये आप ही बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स है जी, NTCD। और एक समय था जिस वक्त सिर्फ यही एकमात्र सेंटर था जिसे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस के डॉग्स यहाँ ट्रेन होने के लिए आते थे। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे नार्कोटिक्स का डिटेक्शन है, वो एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करते हैं, उनको ट्रैक करने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश है और नेपाल और श्रीलंका, वहां तक के पुलिस के जवान डॉग्स के साथ आते हैं और उनको हम यहाँ से ट्रेन करके देते हैं। वाह जी। सर, आपको गीतों का शौक है?
हर एक व्यक्ति को होता है, मैं आई एम नो एक्सेप्शन। तो वो कौन सा गीत है जो आपके दिल के बहुत करीब है? एक गाना जब मेरी सबसे छोटी बिटिया हुई थी उसके लिए। लेट मी गेस, नन्ही परी, इज दैट द सॉन्ग? इट वाज समथिंग एल्स। जी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। गुनगुनाइए ना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे वन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नगमे की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे साथ हैं अनूप। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के शर्मा जी। अच्छा सर, एक चीज मेरे को बहुत एक जिज्ञासा हो रही है आपसे पूछने की कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर जब ये हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो जवान है वो पेट्रोलिंग पे जाता है तो उसकी जो ड्रेस है वो बहुत अलग होती है, और वो ड्रेस क्यों होती है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, देखिए अनलाइक दी वेस्टर्न बॉर्डर, जी, ईस्ट में बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्टेशन है जी, और जहाँ बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्टेशन है वहाँ पे मॉस्किटोज की समस्या है और एक बहुत सीवियर जानलेवा किस्म का मलेरिया है जिसे हम पीएफ मलेरिया कहते हैं। ये त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ इलाकों में इसकी बहुत ज्यादा समस्या रहती है और वहाँ जब जवान ड्यूटी देते हैं तो अपने शरीर के हर अंग को वो कवर करते हैं और सिर पे भी वो इस तरह का हैट जो कि जिसमें जाली लगी होती है, मच्छरदानी जैसी जाली, वो सिर के ऊपर और चेहरे को कवर करते हुए होते हैं, हाथ में दस्ताने पहनते हैं और शरीर के हर हिस्से को कवर करते हैं। वहाँ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है तो इस तरह के कपड़े पहनने पे उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है और बहुत जल्दी पसीने आकर के उनको डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है। तो ये जिस ड्रेस की आप बात कर रही हैं वो उन इलाकों में वहाँ की एक प्रैक्टिकल ये रिक्वायरमेंट है। जी। तो एक चीज पूछना चाहूंगी श्री के शर्मा जी से कि जब वो टेंस होते हैं, जब उन्हें कोई चिंता सताती है तो वो कैसे डी स्ट्रेस करते हैं? देखिए, स्ट्रेस इज ए natural thing. It is there for everyone because if you don't have stress you won't have a life. बिल्कुल। तो हम अपने रेगुलर लाइफ में एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, इन तीनों के जरिए स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो ये आपके जीवन का हिस्सा है। दे आर एंड दे आर द वन दैट ब्रिंग दैट काम इन योर लाइफ। I can say so.
और इस वक्त श्री के शर्मा को उनके बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं बीएसएफ के वो सुन रहे हैं पूरे भारत में, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उन सबको बधाई दूंगा कि वो इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हुए, इतनी डिफिकल्ट टेरेन होते हुए भी बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं जी। आई सल्यूट टू देम, आई रियली एडमायर देम। फिर मैं कहना चाहूंगा कि वो अपना ख्याल रखें और जो वेलफेयर की चीजें उनके लिए फोर्स हेडक्वार्टर सोचता है उनको अपनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, योगा कर रहे हैं रेगुलरली, फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर पार्टिसिपेट करें और तरक्की करें। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आप अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना है, ये कह रहे हैं हमारे आज के गेस्ट श्री के शर्मा, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आज जुड़े थे हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। संदेश टू सोल्जर्स। तो आपके संदेश हमारे पास लगातार पहुंचते रहे और पहुंचते ही रहेंगे। फिलहाल अब जाने का समय हो गया, मुझे लगता है कि अब चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा पता है संदेश टू सोल्जर्स, कमरा नंबर 71, प्रसारण भवन, संसद मार्ग। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sandesh2soldiers@air.org.in। और अब है जाना। अनूप और नरेंद्र को दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर। जय हिंद। तुम जान हो संदेश टू सोल्जर्स। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। तकनीकी सहयोग शामली, परिकल्पना